आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के 9:30 बज चुके हैं। आप देखें प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और अब तक में हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पे नज़र रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए। और आज एक बार फिर अब तक में हम शुरुआत जो है सियासत से ही करेंगे, हल्की फुल्की सियासत ही से। लेकिन हल्की फुल्की सियासत में बड़े सियासतदान का खबर या बड़े सियासतदान का नाम आ ही जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माजी से लेकर हाल तक की सियासत में बड़ा नाम है, क्राउड पुलर के तौर पे भी माने जाते हैं और मुज्जात बयानात देते रहते हैं, बड़े मशहूर हैं, सुर्खियों में रहते हैं मुज्जात बयानात। और पिछले 24 घंटों के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक तकरीर भी बड़ी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर गली कूचे तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तकरीर, जो उन्होंने मारूफ सियासी लीडर मधु दंडवते की बरसी पर मुनक्कदी तकरीब के दौरान की है। और इस तकरीर में वो 1953 के हालात को बयान करते हैं। वो 1953 जब उनके वालिद मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया जाता है, और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला उस वक्त गुलमर्ग में होते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और इस दौरान वो तकरीर करते हुए बता रहे हैं कि मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला यानी उनके वालिद की गिरफ्तारी जो है उस वक़्त उनके अल्फाज के मुताबिक, जो आम तौर पे मीडिया में बहस की जा रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मंसूब की जा रही है और बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला उसकी गिरफ्तारी से कोई नाराज़ नहीं है मरकज़ी सरकार से, बल्कि इस तकरीर के दौरान ये बता रहे हैं कि मुल्क के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको नाज़रीन बताते चले, तब जब 1953 में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को दिल्ली ने गिरफ़्तार किया था, तो उन पे इल्ज़ाम था कि वो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और गुलमर्ग से उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद 22 साल तक उन्हें मुल्क से गद्दारी करने के इल्ज़ाम में कैद में रखा गया। वो 9 अगस्त 1955 को शेख महमूद अब्दुल्ला को के जो दस्तराज थे मरहूम मोहम्मद अफजल बेग, उनने राय शुमारी जो तहरीक पेश की थी, और उसी के पस मंज़र में 1975 में इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड भी वजूद में लाया गया था, और उसी के बाद उनकी रिहाई भी अमल में लाई गई थी। और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को तब जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनाया गया था। इससे पहले वो वज़ीर आज़म भी हुआ करते थे, और नायब वज़ीर आला मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग को उस वक़्त बनाया गया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि 1955 में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को, माफ़ कीजिएगा, 1953 में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को जो गिरफ़्तार किया गया था, वो मुल्क की गद्दारी में जो किया गया था उस पे उन्हें कोई नाला नहीं है, ये मुल्क के मुफाद में किया गया था। यानी मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का जो गद्दारी का इल्ज़ाम था, आम लोग सोशल मीडिया पे बहस करें कि वो सही इल्ज़ाम था। फारूक अब्दुल्ला को सुनते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम इसका रिएक्शन लेना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस पे क्या कह रहे हैं। ज़रा पहले फारूक अब्दुल्ला को सुनिएगा, उन्होंने क्या बताया। मेरे बाप को जवाहरलाल ने 13 साल जेल रखा। अगर मैं जवाहरलाल को कभी ये नहीं कहता हूँ कि उसने ये गलत, मेरे वालिद को गिरफ्तार किया, मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये उनका बयान है, फारूक अब्दुल्ला का बयान, और इसको सोशल मीडिया पे बड़ी बहस की जा रही है। आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला अक्सर सुर्खियों में रहते हैं मुज्जात बयानात की वजह से, मुज्जात मामलात की हरकतों की वजह से। कोशिश करेंगे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सारा हयात से ज्वाइन करने के लिए। सारा हयात फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुकी है। सारा हयात से हम बात करते। सारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें ज़रा ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फारूक साहब का बयान जो है, इसके पस मंज़र में हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब जो इस बयान में बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, जो गली नुक्कड़ पे आज भी हमसे पूछा जा रहा था कि फारूक साहब क्या वो नहीं है, तो ज़रा आप हमारे नाजरीन को बता दीजिए फारूक साहब ने क्या बताया। क्या तब मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जो गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए थे, सही फैसला था? और मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, इसमें डॉक्टर साहब की वो क्लिप बार बार बज रही है। जी सारा जी, जी आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा बताइए, हमारे सोशल मीडिया पे बहस हो रही है। जी, फारूक साहब का बयान 1900 जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें तब गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तो फारूक साहब जो हैं उस गिरफ्तारी पे नालान नहीं हैं। वो उस गिरफ्तारी को अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे तो ये हक बजानिब करार देने के सही फैसला था। नहीं, ये सनम मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मिस इंटरप्रेट किया गया है, यानी गलत तरीके से पेश किया गया है। रील का एक छोटा सा हिस्सा काट के वो दिखाया गया है। अगर मैं पूरे बयान की बात करूं तो वो ये कह रहे हैं कि हालांकि नेहरू ने
13 साल शेर कश्मीर को बंद रखा, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं कहा और हमने डिसरिगार्ड नहीं किया जो नेहरू ने साइंटिफिक इन्वेंशंस या बाकी डेवलपमेंट के काम किए हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम उस बात से खुश हैं, ऑब्वियसली हम खुश नहीं हैं, उसकी बात तो हम आज भी करते हैं। हम आज भी कहते हैं कि जो हमारी 353 वाली पोजीशन है आप वही बहाल करिए। हम कैसे कह सकते हैं कि जो नेहरू ने किया वो बिल्कुल सही किया? हमारा आज का भी JKNC का स्टैंड वही 353 वाला नहीं, ये JKNC का स्टैंड है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपने वालिद की गिरफ्तारी पे कोई गिला नहीं करते हैं इससे जवाहरलाल नेहरू से। तो गिला ना करने का मतलब साफ लिया जाता है कि वो खुश हैं, वो मुतमईन है कि सही फैसला था। बिल्कुल नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है किसी का बाप। आप पॉलिटिकल लीडर तो वो थे ही, उस वक्त पूरी कश्मीर नाराज थी, लेकिन उनके तो वालिद थे ना, वो कहाँ खुश होंगे? उन्होंने ये कहा कि हमने गिला नहीं किया, और सियासत में बहुत अच्छी बात है, गिला नहीं करना होता है, अपनी विक्ट्री से जवाब दिया जाता है। आप मुंह से जवाब नहीं देते, आप अपने कारनामों से जवाब देते हैं, उसी को तो सियासत कहते हैं। जरा एक चीज हमारे नाजरीन को जरा समझा दीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला साहब इस फंक्शन में ये बयान देके क्या समझाना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? वो किसी को खुश करना चाहते हैं या किसी को नाराज करना चाहते हैं? क्योंकि फारूक साहब बात कर रहे हैं करंट पॉलिटिक्स की जो मजहब के नाम पे बेस्ड है। फारूक साहब बात कर रहे हैं उन सियासतदानों की जिन्होंने डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की, लोगों का गलत चीजें इस्तेमाल की लोगों का वोट हासिल करने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा लेकिन अगर हमारे साथ शेर कश्मीर 22 साल जेल रहे, नेहरू ने भी उस वक्त 13 साल रखा, लेकिन फिर हम रो के वहां गिड़गिड़ाए नहीं, हम उनके पास ये कहने नहीं गए मेहरबानी करके आप शेर कश्मीर को छोड़िए, लेकिन हमने अपनी जो बैटल है वो जारी रखी। जिस तरह आज चाहे आप हमें जेलों में डालिए, चाहे आप हमारे ऊपर UAPA लगाइए, चाहे आप हमारे ऊपर PSA लगाइए, लेकिन जो यहाँ की सियासी जज्बात हैं वो ना कभी खत्म होंगे और ना ही वो कभी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि वो जो एक मेरे पास वक्त कम है। लास्ट पे सारा जी, लास्ट पे एक सवाल जानना चाहूंगा। 1900 शेख महमूद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, क्या वो सही फैसला था मरकज का या गलत फैसला था? इस पे नेशनल वो गलत फैसला था मरकज का। बहुत डिस्कशन करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा हयात जी। सोशल मीडिया पे बहस है और फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेके बताया जा रहा है कि फारूक साहब बिल्कुल गिला नहीं कर रहे हैं दिल्ली से, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पे नाराज नहीं है, और नाराजगी अगर होती, क्योंकि होनी चाहिए थे जिस तरह बताया जाता है, क्योंकि उन्हें गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के बारे में जम्मू कश्मीर का हर फर्द ही मानता है कि वो गद्दार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर गद्दारी के इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार थे तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने को गिला क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, पूछा जा रहा है। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को आज की जनरेशन में हो या पिछली जनरेशन, सब लोग मानते हैं टॉलेस्ट लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाता है और एशिया के टॉलेस्ट लीडर्स में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन उसके पे फारूक साहब के बयान को सोशल मीडिया पे बड़े ज़ोर से बहस है। सारा हयात ने इस पे अपना रिएक्शन दिया, इसको कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सारा हयात, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जवां साल लीडर, और इस बड़े मुद्दे पर बात करी थी। लेकिन अब नाज़रीन दूसरा मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा अवामी दरबार का है। यह अवामी दरबार जम्मू कश्मीर में हमने काफ़ी वक्त से देखे हैं, लेकिन उस लेवल के जिस लेवल पर उनको इतनी इफादियत नहीं दी जाती थी। लेकिन जो ही जम्मू कश्मीर के नए पुलिस सरबराह RR स्वैन बने तो उसके फौरन बाद अवाम का सुना जाने लगा, अवामी दरबार शुरू किए जाने लगे। श्रीनगर में हुआ, जम्मू में हुआ, कुपवारा में हुआ, और आज की तस्वीर ये गांदरबल, माफ़ कीजिएगा, अवंतीपोरा की तस्वीर है। आज अवंतीपोरा में अवामी दरबार जो लगाया गया था, इसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से लोगों की एक अच्छी खासी तादाद इस दरबार में शिरकत करने के लिए आई। इस दरबार में न खाना था न पीना था, इस दरबार में न बात थी न सियासत थी, इस दरबार में बात हो रही थी मसाइल की। और मसाइल कितने हैं लोगों की तादाद खुद बता सकती है, और उम्मीदें कितनी हैं ये सब कुछ ये तादाद बता सकती है। सुबह से लेके बाद दोपहर तक
यहाँ जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह का पहले इंतज़ार भी काफ़ी वक्त के लिए किया गया, और जो ही जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने दरबार शुरू करने से पहले माफ़ी मांगी कि मैं कुछ थोड़ा मजबूरी है, मुझे बहुत से रियासत के हालात देखने पड़ते हैं, उस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और जब कोई बड़ा अफसर, वो भी पुलिस का जिसके ऊपर सितारों के स्टार लगे हों, आवाम से माफ़ी मांगे तो कहीं न कहीं आवाम में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल जाता है। और जो ही उन्होंने माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बहुत से इन्हीं शाहिदीन का ये कहना है कि यहाँ पे सारी सिचुएशन जो है, जो कुछ लोग गुस्से में भी आ गए थे कि आया नहीं साहब, उनका वो गुस्सा भी सब ठंडा हो गया। तो ये बड़ी बात थी। और इसके बाद अवामी शिकायतों को सुनने का सिलसिला देखने को मिला। शिकायतें बहुत थी, हर तरह की शिकायतें थी, और इन्हीं शिकायतों का अजाला करने के लिए जो डीजीपी ने अवामी दरबार शुरू किए हैं, उनके इतने मुस्बत नताइज आते हैं कि लोगों से जब बात की गई तो हर कोई बता रहा था कि ऐसा कभी देखा नहीं है, और ऐसा ना माजी में देखा है। हाल का तो ये हाल है, मुस्तकबल के हवाले से अल्लाह जानता है। मुस्तकबल की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन हाल बहुत खूबसूरत लोगों को नज़र आ रहा है। और जम्मू कश्मीर में जहाँ जुर्म कभी बहुत कम हुआ करते थे, जुर्म के बारे में आम लोगों की राय थी कि ये पिरवर है, यहाँ जुर्म हो नहीं सकता है, वहाँ अब जराइम की बड़ी तादाद होती है। तो इन जराइम में को रोकने के लिए कहीं न कहीं सबको मिल के काम करना पड़ेगा, पुलिस को भी और आवाम को भी। और एक अवामी दरबार के बारे में हमें एक बात बड़ी पक्की तरह से लोग बता रहे हैं कि आज उनकी पुलिस थानों में बड़ी इज्जत होती है। जहाँ पे भी कोई पुलिस वाला उनसे मिलता है तो माजी में वो दोष दबाव, वो खुंदक, वो उस तरह की बातें जो पुलिस के अफसरान से लेकर एहलकारों की तरफ से होती थी, वो अब नहीं मिल रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह लोग यही कह रहे हैं कि अब पुलिस वालों को भी मालूम हो चुका है कि अवामी दरबार लग रहा है, और अवामी दरबार में अगर शिकायत हो गई तो फिर पूछा तो जा सकता है, क्योंकि आम लोगों की आम मसाइल पर भी जब डीजीपी पूछ रहे हैं, जब आम लोगों के आम मसाइल पर फ़ौरन फ़ोन खटका देते हैं, तो फिर इन मामलात पर, अपने डिपार्टमेंट के मामलात पर वो क्यों न करेंगे। तो ये वो मसाइल हैं जिनके हवाले से आज अवंतीपोरा में लोग अपने मसाइल लेकर आए हुए थे, और डीजीपी यहाँ उनके मसाइल सुन भी रहे थे। मामलात जो वहीं पे निपटाए जा सकते थे निपटा भी रहे थे, और जो निपटाने के लिए मुतलका डिपार्टमेंट्स को रेफ़र किए जा रहे थे वो भी किया जा रहा था। और साथ साथ में ये भी भरोसा दिया जा रहा था कि अगर आपका इस मुद्दत के दौरान आपका काम नहीं हुआ, जेन्युइन काम आपका नहीं हुआ, आपको जवाब नहीं मिला, तो दोबारा आइएगा, एक बार फिर आइएगा, लेकिन वो आपके लिए आना आपका आखिरी बार होगा, उसके बाद आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फीडबैक भी बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि जो भी आप एप्लीकेशन दे दें उस पर अपना फ़ोन नंबर साफ लिखा करें ताकि आपको इन्फॉर्म किया जा सके। और डीजीपी ने यहाँ दरबार पर भी बात की, हालात पर भी बात की, और दरबार की बात करते उन्होंने कहा कि मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर बदलाव लाए जा रहा है, एक सूरत हाल बदल रही है। और जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात की। डीजीपी आर स्वैन ने क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, और क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। आपने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सिक्योरिटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की, और एक सड़क के ऊपर, दुकानों में, स्कूलों में, बिजनेसेस में एक ऑर्डर, उसको लेकर जो चैलेंज है वो हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है। अब 2-4 टेररिस्ट्स बाहर से आकर, ये एक नया चैलेंज हमारे लिए ज़रूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके, चोरी छिपे आके यहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल ख़राब करने की जो कोशिश करते हैं, वो एक चैलेंज ज़रूर है, पर हम इसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो हैं इनमें शामिल नहीं है या कम है। चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं, पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है। उसको हम माइंड में रख के हम कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है। देखो ना, एक हिसाब से आपने में जो जवाब दिया, सवाल जवाब, और सवाल जवाब के साथ साथ आवाम के मसाइल, और ये पहला पड़ाव जम्मू कश्मीर के हालात का। लेकिन इसके साथ आपको बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम अब तक का पहला पड़ाव भी यहाँ हमें विश्राम यानी ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे पास और भी खबरें, हंदवाड़ा में भी दरबार हुआ है, और उसके साथ साथ
ہم اپنے کتنے مسائل سرکار کو بتائیں، ان مسائل کا پہاڑ، وہ مسائل کا جو پہاڑ ہمارے سامنے ہے ان کا کیا مداوع ہوگا، یہ ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن کمرشل بریک کے بعد۔ پکسے فلاج پکائیں سیکٹریٹ پچو ہنی ٹریپ واٹ یہ بہت شکریہ۔ تجارتی وقفے کے بعد میں سنم اعجاز اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب تک سنم کے ساتھ اور اب تک میں آپ نے ڈی جی پی کا دربار دیکھا، لیکن اگلا دربار ہم آپ کو ہندواڑہ کا دکھائیں گے، جہاں کمشنر سیکرٹری صحت یعنی ہیلتھ ڈاکٹر عابد رشید نے ہندواڑہ کا دورہ کیا اور ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں پبلک دربار کا اہتمام کر کے یہاں مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے یہاں ہسپتال کا معائنہ بھی کیا، مریضوں کو دی جا رہی طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا اور یہاں پہ انہیں ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور علاقے کے مختلف مسائل پر گفت شنید بھی ہوئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ بھی ان کے ساتھ تھی اور عوامی نمائندے بھی یہاں پہ موجود تھے، اور عابد رشید نے یہاں پہ جہاں محکمہ صحت کے مختلف شعبوں کا جائزہ بھی لیا، وہیں عوامی دربار جو منعقد کیا گیا عوام کے مسائل بھی سنے، اور عوام کے مسائل کا جس طرح سے سرکار نے جو شروعات کر رکھی ہے ان کے بہت ہی پازیٹیو امپیکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور انہیں امپیکٹس کے حوالے سے عابد رشید نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی بتایا۔ اس تناظر سے آج کا پبلک دربار جو منعقد ہوا تھا، ضلع انتظامیہ نے کرایا تھا، بہت بہترین رہا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں عوام نے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، ڈی ڈی سی چیئرپرسن، وائس چیئرپرسن، ممبر حضرات، ٹریڈر فیڈریشنز اور جنرل عوام الناس نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے مسئلے مسائل اٹھائے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ فوراً سالو ہو سکتے ہیں،
कुछ ऐसे हैं जिनके डॉक्टर सईद आबिद रशीद और बात कर रहे थे अवामी दरबार की और बहुत से मसाइल जिनमें से कुछ मौके पर ही हल किए जा सकते हैं। ये आबिद रशीद बता रहे थे कुछ को हल करने के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं एक और छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे। सिक्योरिटी सिनेरियो से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरे हालात पर नजर आएगी, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। खुशू चिन्ह बांडीपुरा दरगाह डिमॉलिशिंग इतने हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं अब तक में अब आपको बताते चलें हम जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से भी आपको बाखबर करते चलें। 26 जनवरी की तकरीबात हो रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार नाके और चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। डोडा में 26 जनवरी की तकरीब के हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुतअद्दिद मुकामात पर नाके भी लगाए गए हैं। गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। सवार गाड़ियों में जो लोग हैं उनके कार्ड भी चेक किए जाते हैं, पूछताछ भी की जाती है। और ये सारी सिचुएशन जो है ये यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से हो रही है। इस दौरान आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से खबर आई कि जनूबी कश्मीर के अरवनी कुलगाम के एक ड्राइवर महराजुद्दीन अपनी तवेरा लेकर जम्मू की तरफ जा रहा था कि टनल के करीब उसे 3 अफराद ने रोका और फिर उसकी गाड़ी को तवेरा गाड़ी को अपने साथ ले गए। पुलिस ने तवेरा गाड़ी के अगवा और इसमें दूसरे अफराद के सवार होने के बाद बताया जाता है कि अलर्ट जारी कर दिया है और फिर बड़े पैमाने पर तलाश भी शुरू की गई है। ये गाड़ी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे गायब हुई है और इस गाड़ी के गायब होने के बाद यूँ कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पर इस गाड़ी को तलाश किया जा रहा है। इसी दौरान कश्तवाड़ से खबर है और आज छात्रू कश्तवाड़ में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में साइबर पुलिस ने एक लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की तहकीकात भी की है।
SSP कश्तवाड़ मोहम्मद खलील पोसवाल ने भी बताया है कि सोशल मीडिया के जरिए गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और इस लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताहम उन्होंने बताया कि इसके बारे में अभी बताया जाता है कि वो नाबालिग है। मामला दर्ज किया जा चुका है, तहकीकात की जा रही है और ये जानकारी भी हासिल की जा रही है कि वाकई सोशल मीडिया के ज़रिए जो जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला शख्स है वो बालिग है या नाबालिग। उन्होंने कहा कि जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क दुश्मनी या मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वार्ड पुलिस की ओर से यूथ को स्पेशली एक मैसेज है कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से और आज दिन को भी बीच में डिफरेंट किस्म के कमेंट जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे इंडिविजुअल पर कड़ी नज़र रखते हुए हमने छात्रों थाना की जुरिसडिक्शन में FIR नंबर 5/2024 रजिस्टर किया है और एक इंडिविजुअल को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है। मेरा ये कहना है सबको कि जो लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या जो स्टेटस रखते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का है वो पब्लिक डोमेन में ऐसे कंटेंट्स कि जो दूसरे की सेंटिमेंट्स को हर्ट करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपने करियर को बचाइए, अपने आप को बचाइए इस माहौल में और वो एक्टिविटी करें कि जो सबको एक्सेप्टेबल हो। ऐसा करें जो सबको मंजूर होगा, ऐसा नहीं होगा तो बहुत को नामंजूर भी होगा। तो नामंजूर जब होगा तो बहुत से मामलात भी देखने को मिल सकते हैं। SSP कश्तवाड़। लेकिन आपको आप बताते चलें फास्ट ट्रैक पे काम शुरू हो चुका है और ये जम्मू कश्मीर के सरकारी इदारों में रिश्वत की बिदत को ख़त्म करने, बदउनवानियों में मुलविस कई सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो पिछले कई सालों से दर्ज केस हैं उनको निपटाने का जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला कर लिया है और बाज़ाब्ता तौर पे क्राइम ब्रांच, ACB और दूसरे इदारे जो तहकीकात करें को हिदायत दी गई है कि वो फ़ौरन तहकीकात को मुकम्मल करें और जो भी उसमें मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जो मुलविस नहीं है, जिसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, उसको अपना काम आराम से आसानी से करने दें। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पे हमारे ज़राए के मुताबिक इन अहदेदारों के हवाले से बताया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले सालों के दौरान जो भी करप्शन के केसेस हैं और जिनमें कहीं न कहीं साबित हो चुका है उन केसेस को फाइनल करें और जहां पे अभी जो साबित नहीं केसेस हैं उन केसेस को भी फौरी तौर पे फाइनल करके एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर इसके हवाले से काबीना को बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को बाखबर करें और ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ जिन पे ये मामला बनता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी दौरान ज़रा ये भी बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये भी फैसला किया है कि हर एक सरकारी इदारे में जो यूनियनिज़म का रुझान है उन यूनियनों के जानिब से जमा की गई रकूमात का भी ऑडिट किया जाए और इस बात की भी जानकारी हासिल की जाए कि यूनियनों ने ये जो रकूमात जमा की है वो किस मद पर खर्च हुई है और कहाँ पे किस तरह से उसको खर्च किया गया है। बताया जाता है कि कुछ सरकारी अफसरान का अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और रिश्वत खोरी में मुलविस मुलाजमीन की लिस्ट जो है वो भी मंजर आम पर लाई जा रही है ताकि अवाम को मालूम हो सके कि कौन कितना पानी में है। ये जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया का बड़ा फ़ैसला है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि इंतज़ामिया के कई और फैसले भी हैं। अगली तस्वीर हम पुंछ की दिखाएंगे आपको। पुंछ के मंडी के इलाके के बिदार में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और दूसरे अमले की किल्लत को लेकर इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी लोग सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए बताते हैं कि बार बार हमने इंतज़ामिया को बताया लेकिन इंतज़ामिया है कि कोई सुनता नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिदार में डॉक्टर और दूसरा अमला न होने के सबब कुर्सियां खाली रहती हैं, लोगों को मंडी या पुण्य जाना पड़ता है और करीब 5 पंचायतों के लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हमने इंतज़ामिया को कई बार बताया लेकिन इंतज़ामिया है कि टस से मस नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है। ये बेदार का इलाका है, मंडी पुंछ का बेदार का इलाका, और बेदार में तो है लोग बेदार हैं लेकिन उन बेदारों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिदार के अंदर जो ये इमारत बनी हुई है जिसके ऊपर लगभग करोड़ों का खर्चा आया हुआ है, गरीब लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर जो है स्टाफ की जो किल्लत है उसको फिल फोर जो है
वो यहाँ पर जो है स्टाफ की किल्लत जो है, यहाँ पर उस स्टाफ को जो है तैनात किया जाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत है, क्योंकि लोगों को जो है अल्लाह के बाद जो है वो शफा खाना पर, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, उस पर भरोसा होता है। ये मंडी पुंछ की तस्वीर, लेकिन अगली तस्वीर हम बडगाम की दिखाएंगे। बडगाम और शुमाली रेलवे यूनियन की जानिब से आज बडगाम के रेलवे स्टेशन पर एहतजाज भी किया गया। इन मुलाजमीन ने यहाँ इंसाफ की बात की और एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ रेलवे पोस्ट बडगाम की जानिब से ज्यादती की जा रही है। ये भी इल्ज़ाम था कि मसला यूनियन और उनके एक पुल अफसर के दरमियान है, मगर पुलिस यकतरफा कार्रवाई कर रही है। और रेलवे पुलिस पोस्ट बडगाम ने बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। ये बडगाम की बात। लेकिन अगली तस्वीर हम दूर दराज के इलाके की दिखाएंगे। अगली तस्वीर जो है आबिद, अगली तस्वीर दिखाएगा, ये गुरेज का इलाका है और गुरेज के उब्दुलिया गांव, तुलेल गुरेज के उब्दुलिया गांव के रिहायशियों का इल्ज़ाम है कि स्कूल की इमारत की मरम्मत ना करने हुए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलात हो रही है। ये स्कूल की बिल्डिंग जो है ये 2008 में बर्फ़ पड़ने की वजह से ढह गई थी और तब से लेके आज तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तोलिया को कोई मरम्मत नहीं की गई और उसके बाद इस इमारत का ये हाल है। तो ये जो गुरेज तुलेल का इलाका दूर दराज का इलाका है, वहाँ के बच्चों के लिए तालीम का कोई और मौका नहीं है। और मुकामी लोग ये कहते हैं कि हमने कई बार सरकार को बताया कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ न कुछ कर दीजिएगा, लेकिन किया नहीं जाता है। नाज़रीन, एक दो अवामी मसाइल और हैं और उन मसाइल में रोड सेफ्टी मंथ जो है इस मनाया जा रहा है। और रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में आज ARTO बारामूला ने SDPO गुलमर्ग और दूसरे अहदेदारों के साथ टंगमर्ग में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। और इस दौरान यहाँ पे एक रैली भी निकाली गई और इस तकरीब का मकसद आम लोगों और ड्राइवरों को ड्राइविंग की अहमियत और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से आगाह भी करना था। प्रोग्राम के दौरान ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के उसूलों के बारे में आगाह किया गया और ARTO बारामूला ने ट्रैफिक के मुख्तलिफ कवानीन की अहमियत पर जोर भी दिया और मुआशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम और रोड सेफ्टी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को तस्लीम भी करें। और अगली तस्वीर हम श्रीनगर की दिखाते हैं। तहसील दरगाह और अहल दनियामा का इलाका। पिछले साल जब डिमोलिशिंग हुई थी तो यहाँ पे घास चराई सरकारी ज़मीन को डिमोलिश किया गया था, वहाँ पे खाली कराया गया था। लेकिन जो ही सरकार ने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की, एक बार फिर इस ज़मीनों पे कब्ज़ा होने लगा। और आज तहसीलदार दरगाह कैसर महमूद की सरबराही में एक टीम ने अजसर नौ जो कब्ज़ा की गई ज़मीनें हैं उनको, जो दीवार खड़ा किए गए थे, उनको मिसमार किए। शाम गए कैसर महमूद के पास ये खबर पहुंची थी, उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई शुरू की, ताहम सारी कार्रवाई नहीं हो सकी। और अब मुकामी लोग बता रहे थे कि जो टीन की दीवार भी लगी है ये भी घासचराई की ज़मीन है और आसपास बहुत सी ज़मीनें हैं वो घासचराई की ज़मीनें हैं और उन पे लैंड माफिया के लोगों ने कब्ज़ा किया है। और इस ज़मीन के बारे में बताया जाता था कि एक बड़ा लैंड माफिया नेटवर्क है वहाँ पे और ये उसी लैंड माफिया नेटवर्क ने नकली कागज़, जाली कागज़ बनाने के साथ साथ सब काम किए हैं और यहाँ पे ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ नॉन मुस्लिम जो कश्मीरी पंडित थे उनकी ज़मीनों पे भी कब्ज़ा किया गया है। तो जो दरगाह तहसीलदार है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को गौर से देखें और ये भी देखें ये जो टीन साथ में लगा हुआ है जिस दीवार पे, जहाँ कंक्रीट दीवार खड़ा की गई है, कहीं वो भी तो वही नहीं जो मुकामी लोग बता रहे थे। और नाज़रीन, एक अवामी पहलू है, सरकारी अस्पतालों में अमले की कमी की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाज मुआवजे का काम मुतासिर हो रहा है। मरीजों की बड़ी तादाद डॉक्टरों की निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होमों का रुख करने पर मजबूर होती है। और जम्मू कश्मीर में तारीख में आज तक कोई ऐसा कानून ज़मीनी सतह पर नहीं लागू किया गया है ताकि निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों में एक डॉक्टर में दिन में कितने मरीजों का इलाज कर पाएगा, ये कोई कभी फिक्स नहीं किया गया है, कोई कानून नहीं बन पाया है। सरकारी अस्पतालों में के OPDs में बीमारों की तादाद कतार लगी रहती है, इंतज़ार किया जाता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिकों का भी अब यही हाल होगा है। प्राइवेट क्लिनिक में औसतन एक डॉक्टर दिन में 150 के करीब मरीज देखता है और
कई लोगों ने हमें आज ये भी बताया कि एक डॉक्टर भी इंसान है, वो भी थक जाता है। 5, 6, 10 मरीज, 20 और 30 मरीजों के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे पाती है, उसका दिमाग काम करना उस तरह से काम नहीं कर पाता है, और उसके बाद भी वो पैसों के लिए मरीजों को देखता रहता है, वो उनको लिखता रहता है दवाइयाँ, उसको खुद मालूम नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और यही वजह है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सीडो से लेकर दूसरे जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह भी है। और कोई ये फिक्स अभी तक नहीं कर पाया है कि एक डॉक्टर एक दिन में कितने मरीजों को देख सकेगा। सरकारी अस्पतालों का हाल तो यही था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ बाज़ाब्ता तौर पे एक फ़ीस ली जाती है, उससे बाज़ाब्ता तौर पे खिदमात के वो उससे पैसे लिए जाते हैं, फिर भी उसके साथ वो सब कुछ उसको नहीं दिया जाता है जिसका वो हकदार है। तो यहाँ पे भी हक मारा जाता है। और आपको नाज़रीन बताते चले कि सुबह सुबह हमने अपने सलाम जे के प्रोग्राम में बताया था कि डॉक्टर्स जो फ़ीस लेते हैं, क्या उन पर कोई टैक्स दिया जाता है। तो आपको नाज़रीन बताते चले, हमें 99% लोगों ने बताया कि डॉक्टर्स अगर टैक्स देते हैं तो सिर्फ जो अपनी सरकार की सैलरी है उसका टैक्स देते हैं। नर्सिंग होम से लेके प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट क्लिनिक्स से लेके सर्जरीज पे जो पैसे लेते हैं बीमारों से, उनका कोई टैक्स नहीं देते हैं। और एक आदमी जो एक महीने में करीबन, एक डॉक्टर जो एक महीने में करीबन 20 से 30 लाख रुपए अगर कमा भी लेता है, तो कानून को 3-4 लाख रुपए में अपनी जेब में भी रख लेता है। और यही वजह है कि यहाँ के प्राइवेट अस्पताल हों या यहाँ के सरकारी अस्पताल हों, कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और 70 से 85% जो जम्मू कश्मीर की आबादी है, वो इस वक्त भी बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। और इस महरूमी का इलाज अब डॉक्टर आबिद रशीद पर ही लोगों को नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों ने आज हमें सुबह की हमारी स्टोरी के बाद ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर भी वो स्टोरीज़ देखते हैं, वायरल वीडियोस देखते हैं। उसके साथ साथ हमने आज सुबह बताया भी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर आबिद रशीद जो आप कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो इस सारे मामले को देख के मामला कहीं सुलझा लेंगे, सब पे नज़र रखेंगे। ये अवामी मसला था, लेकिन अगली तस्वीर भी अवाम की है। बैतुल खुला इंसान की मजबूरी है, ज़रूरत है। सरकार बैतुल खुला बनाती है, लेकिन उन बैतुल खुला को बाद में क्या किया जाता है, ये तस्वीर हम आपको बारामूला के बस स्टैंड की दिखाते हैं। करीबन 13 लाख रुपए के जो टेंडर्स निकाले गए, उसके बाद ये बैतुल खुला तामीर किया गया। इस बैतुल खुला की तामीर करने का बुनियादी मकसद यही बताया गया था कि मुकामी कोई पैसेंजर होगा, दुकानदार होगा, कुछ होगा, उसको हाजत बशरी की ज़रूरत होगी तो फिर इस बैतुल खुला में जाएगा। मर्द हो, ख़वातीन हो, सबको उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 साल से बैतुल खुला बारामूला में बंद पड़ा है, नाकाबिल इस्तेमाल है। इसे काबिल इस्तेमाल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। साफ जाहिर है, तब जब बनाया गया उम्मीद लगाई थी, लेकिन अब जो है उस उम्मीद को कितना पानी पानी किया जा रहा है, ये बारामूला की ये तस्वीर बता रही है। और नाजरीन, अब एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है कि आग लग रही है या लगाई जा रही है, कौन इसकी तहकीकात करेगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम खुश्क है। 15-20 दिनों से जंगलों में आग लगने के वाक़ात मुसलसल रोनमा हो रहे हैं, और आग की इन वारदातों में हमारा सरसब्ज़ सोना जो है वो खाकस्तर हो रहा है। जंगलों में लगी आग हर गुजरते दिन के साथ भयानक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही है। आज सुबह हमें मालूम हुआ बांडीपोरा के आलूसा में 3 कंपार्टमेंट पिछले 48 घंटों से आग में हैं। पहले दिन आग पे कंट्रोल किया गया था, लेकिन दूसरे दिन दोबारा आग बढ़ उठी, एक बार फिर पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया। आज शाम को हमें जनूबी कश्मीर से भी खबर आई, कोकरनाग इलाके से खबर आई कि वहाँ पे भी आग लगी हुई है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कोकरनाग के साथ साथ सुमलर में कल शाम को आग लगी थी, सलर में, और इधर बांडीपोरा के अजस के इलाके में भी आग नमूदार हुई थी। पेड़ पौधे खाकस्तर हुए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे वो गांदरबल हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, जंगलों में आग बहरानी सूरत अख्तियार कर चुकी है। पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम में भी सूरत जूं की तू है। बेतरपे आग की वारदातें जंगलों में रोनमा हो रही है, लेकिन शक शुबात भी साथ में हो रहे हैं कि क्या ये आग लग रही है या लगाई जा रही है। तहकीकात लोग चाहते हैं। महकमा जंगलात जो है वो पिछले कई दिनों से लोगों को तलकीन कर रहा है कि जब तक न मौसम का मिजाज बदले तब तक जंगलों का रुख ना करें, और अगर उन्हें मजबूरी में जंगलों में जाना पड़े तो आग जलाने की जंगलों में कोशिश ना करें। लापरवाही और गैर संजीदगी की वजह से आग लगती है, आग फैल जाती है, लेकिन फिर भी आग लग रही है। ये वारदातें कैसे रोनमा हो रही है? कहीं इसको ज़रूरत तो नहीं है कि गफलत एक तरफ, दूसरी तरफ कोई साजिश हमारे सारे मामलात के साथ। और आपको नाज़रीन, ये कश्मीर की सूरत-ए-हाल है, खित्ते चिनाब की सूरत-ए-हाल भी वही है।
اور خطے چناب میں آج کشتواڑ ضلع کی گنجان آبادی میں آگ بجھانے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی طرف ایک عام پیش رفت کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر دیوانش یادو اور ایس پی خلیل احمد پوسوال نے قصبے میں 10 اہم مقامات پر فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ نئے افتتاح شدہ فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کو شہر کی گنجان نوعیت کے پیش نظر آگ بجھانے والی گاڑیوں کو چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے آگ کے واقعات سے نپٹنے کے لیے اور مؤثر پانی کی فراہمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور قصبے کے علاقوں میں ایسے ہائیڈرنٹس کے استعمال پر انتظامیہ نے زور بھی دیا تاکہ ماضی میں جو عمارتوں کو نقصان ہوا ہے آگے نہ ہو۔ اور جب بات آگ کی جاتی ہے تو آگ جنگلات میں ہے، آبادی والے علاقوں میں بھی ہے، لیکن آگ جو ہے جھیل میں پانی میں بھی لگتی ہے۔ نگین جھیل میں دوران شب آگ کے واقعہ پیش آیا اور ہاؤس بوٹ مالکان کے رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہوئے۔ کروڑوں روپے مالیت کا ساز و سامان جو ہے جل کر خاکستر ہوا اور فوری طور پر فائر ٹینڈر کو بلایا گیا، لیکن صاف ظاہر ہے تنگ سڑکوں کی وجہ سے فائر ٹینڈر وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ لیکن بلا ہو یا کہہ سکتے ہیں خوش قسمتی تھی کہ آگ بجھانے والی کشتی جو ہے جھیل کے راستے وہاں پہنچی اور آگ بجھانے میں مدد کی۔ وہاں ان کا لوگ شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، لیکن بہت سے اثاثہ جو ہے آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، اور اس آگ کے پس منظر میں موسم خشک ہے۔ خدا کے دربار میں لوگوں کی جانب سے جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، نمازوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لگاتار نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ کو ناظرین بتائیں یہ سوپور کی تصویر ہے۔ سوپور میں بھی آج نماز پڑھی جا رہی تھی، استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ عوامی حلقوں بالعموم باغ مالکان، کسان، تاجر، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں فکر و تشویش میں ہیں۔ مسلسل خشک سالی کی باعث وادی کے سینکڑوں علاقوں میں پانی کی قلت بھی سنگین رخ اختیار کر رہا ہے۔ عوامی حلقے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ 26 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک محکمہ موسمیات نے تبدیلی آنے کی بات کی ہے۔ بتایا کہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری، میدانی علاقوں میں بوندا باندی ہوگی، لیکن کوئی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کو فی الحال راحت کا سامان نہیں بتا رہا ہے۔ سب یہی بتا رہے ہیں کہ باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ برفباری نہ ہونے کی بات چل رہی ہے، اور ان پیشن گوئیوں کے بعد میں لوگوں میں تشویش ہے۔ اکثر حلقے بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تحریر بھی تقسیم کر رہے ہیں، کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے دعائیں کریں، رحمت باران کے لیے خصوصی دعائیں کر رہے ہیں، شاید ابھی تک وہ سنی نہیں جا رہی ہے۔ رقت آمیز مناظر تو ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی بدلی سی ہے۔ تو نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے کہ بھائی اتنا کام ہے لیکن اتنا کام نہیں ہے، لیکن بس یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ برف نہیں گرا ہے، کہ بارش نہیں گری ہے، کہ جیسے یہاں پر ابھی مٹی جیسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہلکا کام ہو گیا، ادروائز ٹھیک ہے۔ لیکن آنے دنوں والے میں جو پروڈکشن ہے کہ آنے والا ہے کہ برف گرے گا ماشاءاللہ اور کام بھی بڑھے گا، اور جو ہمارے کیوریز آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہوٹلیئر تھے گلمرگ کے، اور گلمرگ کے ہوٹلیئرز کے حوالے سے جس طرح سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا کچھ جو فیس بک یونیورسٹی کے لوگ ہیں افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ٹورسٹ بکنگ کینسل کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو امید ہے، اور گلمرگ میں ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ ہاں کچھ صاف ظاہر ہے کام کم ہو رہا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا بتایا جاتا ہے، اور امید ہے کہ آگے کام اچھا ہوگا، کیونکہ برف پڑ سکتی ہے۔ ابھی محکمہ موسمیات بتا رہی ہے کہ اگلے 2 دنوں کے بعد برفباری ہو سکتی ہے۔ نچلے علاقوں میں ہلکی ہوگی، لیکن اوپری علاقوں میں امید ہے اچھی خاصی برفباری ہوگی، اور پھر وہ بہار کے دن لوٹ آئیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ دن لوٹ آئیں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش وہ دن پھر لوٹ آئیں۔ یہ جموں کشمیر انہی دنوں سے خوشگوار بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے۔ لیکن بتائیں آپ کو، آپ دیکھ رہے تھے اب تک صنم کے ساتھ کئی اور مدعوں پہ بات کرنی تھی، لیکن وقت نے اجازت نہیں دے رہا ہے وقت، تو آپ سے لیں گے اجازت۔ 10:15 بج چکے ہیں۔ رکھیے اپنا خیال، اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔